हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जीके में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सेकंड पार्ट। डीपीएसपी के फर्स्ट पार्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा ये वाला पार्ट देखने से पहले, तो आपको चीजें थोड़ी सी बेटर समझ आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशंस अपॉन स्टेट एक्शन व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये राज्य को बहुत सारी चीजें करने से रोकते हैं कि आप किसी भी सिटीजन को या किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन नहीं करें। तो ये क्या किया, ये रोका, ये नेगेटिव है नेचर में। जबकि डीपीएसपीज हैं वो पॉजिटिव है, वो राज्य को कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, निर्देश दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा करो, अच्छा करो, सिविल कोड लाओ, गो हत्या को रोको। तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिव चेंजेस है या पॉजिटिव डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ये करें, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में रोका जा रहा है। फिर नेक्स्ट है the directives required to be implemented by legislation while fundamental rights are already provided in the constitution. फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके के कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के लिए राइट टू फ्रीडम एक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी एनफोर्स्ड है कि राइट टू फ्रीडम तो है ही। अगर उसका हनन होगा तो आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो उनको अगर फॉलो करवाना है तो उनके ऊपर कानून बनाना होगा। डीपीएसपी में कहा गया था कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की एजुकेशन का ध्यान सरकार रखेगी, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन बनाया गया। फिर the directives are not enforceable in the courts and do not create any justiciable rights in favor of the individuals, while the fundamental rights are enforceable by the courts. अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, इनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, सरकार को रोकना पड़ेगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो। लेकिन डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर कोई भी आपका डीपीएसपी सरकार नहीं फॉलो कर रही है तो। फिर अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या होगा, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपीरियर है और डीपीएसपी जो है वो इंफीरियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लॉ बनेगा डीपीएसपी पर जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, तो वो जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है। लेकिन अगर हम वाइजा वर्सा देखें, अगर फंडामेंटल राइट्स ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं जिसमें डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो वो चलेगा। वो इतना, क्योंकि डीपीएसपी इंफीरियर है तो वो लॉ एनफोर्स होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। फिर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंश्योर्ड दैट थ्रू द डायरेक्टिव्स देमसेल्व्स आर, दो होगा वो, दो द डायरेक्टिव्स देमसेल्व्स आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सिएबल, इट वुड बी टोटली इम्यून फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स conferred by Article 14 and 19। अब ऊपर जो बोला था उसके एक्सेप्शंस है, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि जब भी आर्टिकल 14 और 19 की बात होगी, यानी आर्टिकल 14 हुआ राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 होगा जो 6 फ्रीडम्स है, ठीक है, वो वाला। तो जब भी इनकी बात होगी और डीपीएसपी की बात होगी, तब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर है, लेकिन दूसरे फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो सर्वोच्च होंगे, सुपीरियर होंगे। ये सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ हम। ऐसा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस अटेम्प्ट टू confer a primacy upon the directives against the fundamental rights was foiled by the decision of the Supreme Court in Minerva Mills case।
to the effect that a law would be protected by Article 31C only if it has been made to implement the directive in Article 39B, 39C, and not only of the other directives included in Part 4. अब इसमें इतना घुमा फिरा के क्या कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 39B और C है, उनमें जब भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लड़ाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जब भी केसेस आए हैं, तो फाइनली उसका नतीजा ये निकला था कि कोर्ट ने कहा था 39B और C सर्वोच्च होंगे, यानी कि 39B और C को पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी ताक पर रखा जा सकता है। अब ये कैसे होगा? तो अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात करें, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर में कि किसी गांव का भला होगा अगर वहां पे सड़क बने तो, लेकिन वो सड़क बनाने के लिए 4 से 5 किसानों की जमीन अवाप्त करी जाएगी, सरकार उसे एक्वायर कर लेगी। अब उन 5 किसानों के लिए तो ये नुकसान की बात है, उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रखा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, तो उनके तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है ये। लेकिन क्योंकि इस सड़क से पूरी कम्युनिटी का भला होगा, पूरे गांव का भला होगा, तो उन 4 लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। फाइनली ये निष्कर्ष निकाला गया था बहुत सारे केसेस के बाद। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 के बाहर दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 350A। ये बोलता है स्टेट एंड एवरी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए मदर टंग में। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में कोई भाषा है, खास करके जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, उन बच्चों की जो पढ़ाई है वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ मेनली उर्दू और डोगरी भाषा चलती है और साथ में ही लद्दाखी भाषा भी चलती है, जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे। तो वहाँ की सरकार की यही कोशिश रहती है कि लद्दाख के बच्चों की एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लद्दाखी भाषा में हो जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 351 के अनुसार यूनियन टू प्रमोट spread of Hindi language and to develop it as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India। इसके अनुसार सरकार का यह काम है कि हिंदी भाषा को डेवलप किया जाए। अगर हम हमारी पिछली सरकार की बात करें तो उन्होंने हिंदी प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी, वो स्पीच देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी। और साथ ही अगर हमारे पिछली बजट की स्पीच की बात करें तो वो हिंदी में भी आती थी एज वेल एज इंग्लिश में। अब अगर हम ऑल इंडिया रेडियो या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो उसमें भी जितनी इंफॉर्मेशन है या न्यूज़ है वो हमें हिंदी में प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन consistently with the maintenance of efficiency administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of a union or the state। ये बोलता है कि स्केड्यूल्ड ट्राइब और स्केड्यूल्ड कास्ट को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, उनके आर्थिक उन्नति पर ध्यान दिया जाए, तो उसी के बेसिस पर सर्विसेज में, एजुकेशन में और प्रमोशन में भी जो भी प्राथमिकता दी जाती है वो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स को, वो यहाँ से वो आर्टिकल 335 से आती है। ये जो आर्टिकल्स है 335, 350A और 351 ये पार्ट 4 में नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ही पढ़ना है क्योंकि ये वही पर्पस सर्व करते हैं। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।